वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो आज अहम इजलास हुआ। वैसे तो मुल्क भर में छुट्टी थी, मगर कुछ दिन पहले से ही ये मालूम था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपने नए सदर का जो आज इलेक्शन है वो करेगी। शहबाज शरीफ साहब जो सदर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद ये नया इंतखाब जो था ये होना ही था। इसकी तारीख़ 28 मई की रखी गई और आज एक दफ़े फिर नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बिला मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर जो है वो मुंतखब हो गए। ये पार्टी के जो जनरल काउंसिल है उसका इजलास लाहौर में आज हुआ। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की, बट ऑब्वियसली सब नज़रें जो थीं या सब इंतज़ार जो था वो नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर पर था। उनकी तकरीर में कुछ पुराने पॉइंट्स ही थे जिनका ज़िक्र हम पहले भी सुन चुके हैं। आजकल वो ज़्यादा तफसील से जिसका ज़िक्र भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब से जो उनकी बनी गाला में मुलाकात हुई थी 2013 के बाद, फिर जो लंदन प्लान बना उसका उन्होंने ज़िक्र किया, धरने में कैसे उनसे इस्तीफ़े का कहा गया था, और जो उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन है और जो जजेस का रोल रहा उसमें, ये उन्होंने मोटी मोटी बातें की। अहम बात गालिबन ये है कि जहां उन्होंने ज़िक्र किया कि जमात के लिए मुश्किल वक्त गुज़रा है और बहुत से चैलेंजेस रहे हैं, मुश्किल वक्त लीडर्स ने भी काटे हैं, वहाँ उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम लिया। 99 का भी ज़िक्र किया, जो टेस्ट हुए थे उनका भी ज़िक्र किया। शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से उन्होंने उनकी तारीफ़ की। दोनों एक पंजाब में एक सेंटर में हुकूमत संभाले हुए है। नवाज़ शरीफ साहब के बकौल मईशत में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और उन्होंने ये भी कहा कि साल डेढ़ का मामला है, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। ये एक अहम दिन था और इसके साथ साथ हम ज़िक्र इसका भी करेंगे कि जो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए नैब के कानून में तब्दीली की गई है और साथ साथ इलेक्शन एक्ट में। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद इकबाल साहब सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो शहजाद साहब। शहजाद साहब, आपके लिए अब मैं ये कहूँ कि आज की बड़ी खबर जो थी, क्या आप उसको कहेंगे कि वो खबर थी जो इलेक्शन हुआ पार्टी का, नवाज शरीफ साहब जीत गए, या जो तकरीर उन्होंने की? बहुत शुक्रिया आरफा कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। मेरे ख्याल से दोनों बहुत ऑब्वियस था, क्योंकि जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया कि बिला मुकाबला उन्होंने आज सदर बन जाना चाहिए था। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, तो इसमें कोई खबरियत तो नहीं थी कि आज वो सदर इलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली एक माइलस्टोन उनके लिए ज़रूर है, क्योंकि 6 साल पहले उनको हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि उनकी कन्विक्शन के बाद वो कोई ओहदा नहीं रख पाएंगे, तो वो आज एक माइलस्टोन उनके लिए ज़रूर था। तकरीर के हवाले से भी मुझसे पहले भी जब बात की गई थी, मुझे नहीं लग रहा था कि उस तकरीर में कोई नई बात होनी है। अब देखते हैं कि आगे जाके वो क्या बयानिया शेप अप करते हैं। लेकिन आज की तकरीर के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं, देखें हम वो पहले सुन चुके हैं और इसमें मेरे कोई दो राय नहीं है कि वो जो बात करते हैं बार बार मदाखलत की, वो पाकिस्तान की सियासत में हुई है। उनके साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, चाहे उनकी 99 की हुकूमत को गिराना हो, 2017 में जैसे उनको निकाला गया हो, ये सब कुछ पाकिस्तानी सियासी तारीख का हिस्सा रहा है। लेकिन हमारे आपको पता है एक हैबिट ये है लीडर्स की कि सेलेक्टिव बात करेंगे। अपने खिलाफ जो इकदाम हुए हैं, अपने खिलाफ जब मदाखलत होती है उसकी बात करते हैं, और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब भी 2017-18 तक रुक जाते हैं। उसके बाद जो सारा कुछ हुआ 2022 में, या जो मौजूदा हालात हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इस वक्त भी मदाखलत है, और आपने देखा है कि इस वक्त वो कितनी बड़ी कैंपेन भी चला रहे हैं, उस हवाले से नवाज शरीफ साहब नहीं बात करते। इमरान खान साहब आज की बात करते हैं, 2016, 17, 18 की बात नहीं करते। तो ये लीडर्स मेरे ख्याल से ना माजी से सीखे हैं, ना सीखना चाहते हैं। जब इनको सपोर्ट मिलेगी एस्टैब्लिशमेंट की, इक़्तिदार में भी आ जाएंगे, जब ऑपोजिशन में होंगे तो तनकीद करते रहेंगे। शहजाद साहब, ऐसी ऑब्वियसली जो आपने कहा कि जैसे हर कोई अपने कन्वीनियंट ट्रूथ या अपनी मर्जी का सच बोलता है, पर सर जैसे इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के अंदर इलेक्शंस में से जो रिजल्ट निकला, तो उसके बाद बहुत ये कयासराई हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब जब पार्टी संभालेंगे तो वो पार्टी को रिवाइव करेंगे, क्योंकि वो पार्टी उन्होंने रिवाइव करनी है, तो वो एक नया बयानिया भी जो है वो सामने लेके आएंगे। तो
आज तो वो नया बयानिया फिर सामने नहीं आया, क्या हम ये समझें कि अभी वक्त है वो लेके आएंगे, या ये जैसे आप कह रहे हैं कि वो तारीख से अगर कोई लीडर भी सबक नहीं सीखता तो हम कहें कि नवाज शरीफ साहब ने भी फरवरी 8 के बाद कुछ सीखा नहीं, या ही डजंट रियलाइज कि कुछ तब्दीली की जरूरत है? अच्छा आरिफा, एक तो सिर्फ सियासतदानों को नहीं बाकी इदारों को भी सीखने की जरूरत है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो नवाज शरीफ साहब ने कही शुरू हुई, उन्होंने कहा कि देखें साकिब निसार साहब, आपके जो फैसला था ना उसको आज रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और मैं पार्टी का दोबारा सदर बन गया हूँ। इससे एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, अदलिया हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, माजी आप पूरा निकाल के देख लें, सियासी लीडर का करियर ऐसे खत्म नहीं होता है, वो ऐसे दफन नहीं होते। तो आज जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है, मेरे ख्याल से वो एक उससे सबक हासिल करके हमें सबको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, जहां आप कह रहे हैं कि बयानी की बात, आपको पता है कि जब हुकूमत में एक पार्टी होती है, और हमारे यहाँ जैसे मैं बता रहा था जब ऑपोजिशन में होंगे तो रूल ऑफ लॉ की भी बात होगी, जमहूरियत आइन की बात होगी, मदाखलत के खिलाफ बात होगी, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं ये बातें आप नहीं कर सकते हैं। और जो पिछले 2 इलेक्शंस में हमने ये देखा है कि पंजाब जिसके हवाले से ये कहा जाता था कि वहां पे प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान जो है वही कामयाब होते हैं, वो तो बात अब खत्म हो गई है, वो तो रिवर्स हो चुका है। आपने देखा 2018 में उस वक्त नून लीग के पास वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज जेल में थे, लेकिन पंजाब में जो लार्जेस्ट पार्टी थी 2018 में वो नून लीग थी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया पे थी। इस मरतबा तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी और तब भी उन्होंने एक बड़ा भारी मैंडेट लिया। तो पंजाब में ये तो चेंज हो चुका है। अब ये हुकूमत में रहते हुए बेशक ये स्प्लिट कर लें अपनी जिम्मेदारियां कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा गवर्नेंस के मामला देखेंगे, हुकूमत संभालेंगे और नवाज शरीफ साहब सियासत करेंगे और नैरेटिव बनाएंगे पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह के इलेक्शन के बाद आपको इक़्तिदार मिला है, क्या आपके पास इतनी स्पेस है कि आप कोई मुख्तलिफ बयानियां बना सकें? मुझे तो एक सिर्फ वाहिद फर्क ये नजर आया है कि माजी में नून लीग की जो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा, वो डायरेक्ट हेड ऑन नहीं लेते थे इमरान खान को, बल्कि आपने देखा था जब इमरान खान वजीर आजम भी थे तब भी कहते थे कि हमारी लड़ाई तो इनसे है ही नहीं, ये तो कठपुतलियां हैं, हम तो पावर से बात करेंगे, पावर टॉक्स टू पावर। लेकिन अब बानी पीटीआई का ही जिक्र होता है ज्यादातर तकरीर में या तनकीद पे। तो एक फैसला तो आज मियां साहब ने किया हुआ है शायद, और उनकी पार्टी ने, कि हदफ हमारा अब जो है वो नाम लेकर इमरान खान ही होगा, उसके बारे में ही तनकीद होगी। शहजाद साहब, बट साथ में क्योंकि आज जैसे आपने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब की भी तकरीर में हदफ जो था वो इमरान खान साहब ही थे, तो जो इनके पार्टी के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे बात नहीं करती, तो आज तो सर कोई 2 बड़े लीडर्स का अगर हम जिक्र करें कि इनकी गुफ्तगू से तो नहीं लगा कि ये कोई दिलचस्पी रखते हैं इमरान खान साहब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने में। हाँ, एक मैं इसमें भी आता हूँ आरिफा, लेकिन एक सिर्फ ये मैं पॉइंट दोबारा इसको एस्टैब्लिश कर दूं, क्योंकि देखिए ये जो आज बातें नवाज शरीफ साहब ने की हैं, ये हम 21 अक्टूबर को भी सुन चुके हैं, ये हमने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने CWC का इजलास किया उसमें भी सुना, हमने इलेक्शन कैंपेन में भी सुना। ये माजी हो चुका है। सियासत फॉरवर्ड लुकिंग होती है। आपने अगर पब्लिक सपोर्ट गेन करनी है, वोटर्स को अपनी तरफ माइल करना है, तो आपको बताना होता है कि मैं आगे क्या देख रहा हूं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को 2017 तक रोक देंगे, ना आज की बात करेंगे, ना मुस्तकबिल का कोई लाएअमल बताएंगे, तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। सियासत हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। आपने देखा ना, चाहे ओबामा हो या ट्रंप हो, मेकिंग अमेरिका ग्रेट, चेंज, तब्दीली, यही नारे हमेशा सियासत में कामयाब होते हैं। तो फॉरवर्ड लुकिंग कोई बात नहीं हुई। जहां तक बात है मुज़ाकरात की, मुझे तो फिलहाल कोई ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे, क्योंकि ना सिर्फ नहीं नजर आ रहे। शहजाद साहब ये बताइएगा कि शाहिद अब्बासी साहब का भी नाम लिया आज नवाज शरीफ साहब ने, जहां उन्होंने जिक्र किया कि कौन कौन जेल गया, और उन्होंने खास तौर पे अब्बासी साहब के बारे में कहा कि वो 99 में भी जेल में थे और उफ तक नहीं की। इज दैट समथिंग सिग्निफिकेंट या आपके ख्याल में, क्योंकि अब वो जिक्र सबका कर रहे थे तो उनको अब्बासी साहब का भी करना था? अब्बासी साहब का भी जिक्र किया और बाद में कुछ नाम जो उन्होंने ऐड किए जिन्होंने मुश्किलात सही हैं, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब का भी नाम लिया। अब आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, अब्बासी साहब का और जो मिफ्ता इस्माइल साहब की जो अभी एक तो रीइमेजिन ग्रुप है जिसको एक सियासी पार्टी की शक्ल देना चाहते हैं, अब तक ये हुआ तो नहीं है। 2-3 हफ्ते पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि उस पर हम काम करें, बहुत जल्द सामने आएंगे। तो मुझे नहीं पता कि शायद खाकान अब्बासी साहब का कोई प्लान तब्दील हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन एज ऑफ नाउ द फेस वैल्यू मेरे ख्याल से, क्योंकि मियां साहब ने बहुत सारे अपने जो लीडर्स हैं उनका नाम लिया जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, और क्योंकि अब्बासी साहब उनके साथ जेल में रहे 99 में, तो मेरे ख्याल से इसलिए जिक्र किया है। आई डोंट थिंक सो कि अब्बासी साहब वापस नून लीग में आते हुए मुझे तो नहीं नजर आ रहे। जो पोजीशन उन्होंने ली हुई है, बयान तो आप दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने होना है, पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज करनी है, तो उनके अंडर में काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही।
अब बहुत तनकीद हो रही है हुकूमत पर, जो ऑर्डिनेंसेस भी 2 पास किए हैं और कल रात को बहुत जल्दी में हम कह सकते हैं कि पास किए गए, जिनके अंदर जो तब्दीलियां की गई हैं ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, रिटायर्ड जजेस वहां आ जाएंगे, रिमांड तब्दील किया गया। रिमांड के ऊपर तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा है कि वो इसकी मुखालिफत करते हैं। देखिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्यों और इतनी ये आपको लग रहा है? हाँ जी, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त नहीं है पाकिस्तान में, यूसुफ रजा गिलानी साहब कायम मकाम सदर हैं। उनके होते हुए 2 ऑर्डिनेंस आना, एक तो नैब के हवाले से ये वो तरामीम है जो नून लीग ने खुद की थी और इस वक्त इमरान खान ने चैलेंज की हुई है कि ये तरामीम गलत हैं, और इस पर अदलिया भी बात कर चुकी है माजी में कि 90 दिन का रिमांड कम किया जाए। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ है कि सजा दिए बगैर आप इतना बड़ा रिमांड लेंगे। दूसरा, आज साद रफीक साहब ने इस पर खुल के तनकीद की है, लेकिन नून लीग के कोई और रहनुमा की मैंने तनकीद सुनी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा तनकीद होगी भी, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो फैसले हैं ये हुकूमत ने तमाम खुद तो करने नहीं है। दूसरा, जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है वो बड़ा अहम है, क्योंकि आपने देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों पहले 9 जो है ट्रिब्यूनल्स बनाए थे पंजाब में, लेकिन उनकी नोटिफिकेशन नहीं हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और इस तरह की इत्तलात भी थी कि शायद ईसीपी को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तलब कर लेगा लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि उनके जो नोटिफिकेशन है वो नहीं हो रहे हैं। अब ये जब रिटायर्ड जजेस आ जाएंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आरफा कि क्या ये लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुशावरत से रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जाएगा, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको खुद ही नोटिफाई कर सकता है बगैर मुशावरत किए हुए। अगर बगैर मुशावरत किए हो सकता है, और उन ट्रिब्यूनल्स में भी हो सकता है जहां लाहौर हाई कोर्ट हाजिर सर्विस जजेस के हवाले से पहले ही कह चुकी है कि उनको नोटिफाई करें, तो मेरे ख्याल से तो ये मामला फिर उसी तरफ जा रहा है कि जहां पे हुकूमत नहीं चाहेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जो हल्के हैं वो दोबारा खुले और ट्रिब्यूनल्स में उनकी समाअत हो जहां पे हाजिर सर्विस जजेस उनको सुन रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। ऑब्वियसली मई का महीना ख़त्म हो रहा है, जून का आ रहा है, हीट वेव है पूरे मुल्क में, और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ हिस्सों से इतलात आ रही हैं कि लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है उसकी वजह से लोग काफ़ी जगहों पे एहतजाज कर रहे हैं। साथ में जो बिजली कीमतें हैं उसका मसला भी सामने है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और महीनों में जो बिजली के बिल है उनमें जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। साथ में आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये स्टोरी भी शाया हुई कि हुकूमत ने पंजाब के जो 2 फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनको जो इंपोर्टेड गैस फराहम की है वो सब्सिडाइज्ड है, और जो 24 अरब रुपए की सब्सिडी है वो आम सार्फिन जो है उनसे वसूल की जाएगी। ये ऑब्वियसली इसका मतलब मेरे जैसे लोगों को तो यही समझ आता है कि बिजली की या गैस की कीमत जो है अब मज़ीद बढ़ेगी। ये भी बताया गया आज ही कि शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग भी बुलाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसको ख़त्म किया जाए, और साथ में उन्होंने बिल्स का भी जिक्र किया। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं शहबाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं माशी अमूर पे। वेलकम टू द शो सर। जी शहबाज साहब, ये बताइएगा कि ये जो आज शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुलाई कि लोड शेडिंग के हवाले से, तो सर क्या आई मीन वाज द कंसर्न ओनली कि लोड शेडिंग का इशू जो है उसको मैनेज किया जाए, लोड मैनेजमेंट बेहतर की जाए, या कोई बिजली के बिलों का भी जिक्र हुआ? बिकॉज ऑब्वियसली खबरों में तो दोनों इश्यूज हैं। जी देखिए, जो ओवरऑल इस पावर सेक्टर की सिचुएशन है वो पूरी ही रिव्यू हो रही है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये इस हफ्ते काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट के सामने 2 इमीडिएट कंसर्न्स है विद रिगार्ड्स टू द पावर सेक्टर। एक तो इसके अंदर इशू ये आ रहा है कि मुल्क के अंदर एक लोड शेडिंग शुरू हो गई है, और बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त मौजूद है, और हुकूमत आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स में आपको पता है कुछ साल के तकरीबन इस साल 2000 अरब रुपया पे करेगी, और अगले साल का एस्टिमेटेड नंबर जो है वो कुछ 2800 अरब रुपया आया है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो रही है वो इस वजह से नहीं हो रही कि पाकिस्तान में जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है वो मौजूद नहीं है। ये लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि हुकूमत जितनी ज़्यादा बिजली फराहम करेगी उतने ही ज़्यादा इसके लॉसेस होंगे, क्योंकि
जो टेक्निकल लॉसेस हैं, जो आपका नेटवर्क है वो कमज़ोर है, फिर जो रिकवरी है बिलों की वो पूरी नहीं है, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अपने लॉसेस हैं, चोरी अपनी जगह पे है। तो ये सारे फैक्टर जब आप मिला लेते हो तो 100 रुपये में से तकरीबन 70 रुपये जो है, 70 से 75 रुपये हुकूमत इन नेट वो रिकवर करती है, बाकी सारा हुकूमत का लॉस होता है जो फिर जाता है उसमें सर्कुलर डेट में। तो जो लोड शेडिंग पाकिस्तान में बहुत अरसे से, कई सालों से हो रही है, इसके पीछे ये वजह है कि लोड शेडिंग जानबूझ के की जाती है। अब अगर ये इसको हुकूमत ये लोड शेडिंग ख़त्म करना चाहती है तो इसको दो नुकसानात होंगे। नंबर वन कि इसके पास उस तरीके से इसके मंथली जो नंबर्स होते हैं सर्कुलर डेट के वो ख़राब होंगे क्योंकि जो सेक्टोरल प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। और नंबर टू, बहुत सारे केसेस में इंपोर्टेड फ्यूल यूज़ होता है। अगर कोयला भी है तो वो भी इंपोर्टेड है, LNG है तो वो भी इंपोर्टेड है। तो वो फैक्टर्स की वजह से तो फिर इंपोर्ट का बिल भी बढ़ेगा और फिर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आएगी, बिलों में उसमें ज़्यादा बिल लग किया। तो ये फैक्टर की वजह से हुकूमत लोड शेडिंग कर रही है इस वक्त। तो सर मुझे ये बताएं कि अब मतलब कि इसका हल भी हुकूमत ढूंढ रही है या सिर्फ इजलास बुला रही है? क्योंकि ऑब्वियसली अब सवाल तो ये उठता है कि 2 साल से तो PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब भी वहीं थे, उनके मिनिस्टर्स भी वहीं थे, उसके बाद अब दोबारा आ गए हैं। तो ये अभी भी वी आर स्टिल एट द स्टेज जहां सब बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं कि आगे करना की है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रही है ना, वो ये हो रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज इंक्लूडिंग एनर्जी, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। वो बहुत सारी मीटिंग्स भी करते हैं, इजलास होते हैं, कमेटियाँ भी बना देते हैं, लेकिन ऐसी रॉ किस्म की चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फेंक दी जाती हैं जो तैयार नहीं होती। यहाँ पे फैसले जो है उस तरीके से फौरी मुमकिन नहीं होते। अब जो प्राइम मिनिस्टर लेवल की इंटरवेंशन होनी चाहिए वो तो उस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए कि कहीं पे कोई पॉलिसी डिसीजन चाहिए, कोई बहुत बड़ा कोई इशू हो गया है। यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर का आप एजेंडा देखें और जिस किस्म की मीटिंग्स वो ले रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म होती है। नंबर वन। नंबर टू, जो मसला है जैसे मैंने आपको शहबाज साहब एक सेकंड सर, यहाँ रुक जाएं। तो ये इसके हुज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या हम ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब जो है एज प्राइम मिनिस्टर बहुत छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या हम ये कहें कि जो उनके मिनिस्टर्स हैं या सेक्रेटरीज हैं वो पॉलिसी मेकिंग सही करके उनके सामने ऑप्शंस नहीं रख रहे? वेयर इज द प्रॉब्लम है? देखिए, जो मसले हैं वो दोनों साइड के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी मीटिंग लेनी और कौन सी नहीं लेनी। उनकी जो इंटरवेंशन होनी चाहिए वो स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं होनी चाहिए। और जो मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, अभी जो मिनिस्टर भी बहुत सारे आए हैं, उनके उस तरीके से मिनिस्टर्स के एक्सपीरियंसेस नहीं है। फिर एक और जो मसला सामने आ रहा है, कई मिनिस्ट्रीज़ में सेक्रेटरीज़ और मिनिस्टर्स की आपस में अनबन हो रही है, तो उस वजह से भी फैसले नहीं हो पाते और जो मामला है वो प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाता है। यही वजह है कि अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त इस चीज़ के ऊपर उनका एक इन्हिसार जो गवर्नमेंट का सिस्टम उसके ऊपर कम है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन कंसल्टेंट्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। आप देखें, चाहे वो अगर इकोनॉमिक प्लान है तो वहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम का एक इदारा है उसके इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एडवाइजर्स आ रहे हैं। अगर FBR की रिस्ट्रक्चरिंग है तो वहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग तो ख़त्म की, उसकी डिजिटाइजेशन की जो एक्सरसाइज है, अब वहाँ पे जो है जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स है उससे ग्रांट लेकर मैकेंजी को हायर किया जाता है, वो फॉरेन कंसल्टेंट वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बिठा दिए हैं। फिर बाकी जो मिनिस्टेरियल इश्यूज होते हैं उस पर वो हर जगह पे कमेटी बनाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से जो एक तो सर ये तो फिर अभी रिपोर्टें, ये तो अभी 6-8 महीने फिर रिपोर्ट्स ही बनती रह जाएंगी। यही वजह है ना कि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर फौरी सोल्यूशन नज़र नहीं आता। किसी एक जगह पे प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा फोकस आ जाता है और वहाँ पे वो फोकस करते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं, तो कोई दूसरी चीज़ है वो सारा उठा लेती है। तो बेहतर हाल इसका यही है, दो इस वक्त चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये, और ये वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल मैनेज करते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे वो चीज़ लेके जाएं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक आपको ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपका हर अरे गैर नथु खैरे के इशू उठा के जो है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के सामने रख देते। और दूसरी चीज़ ये कि जो मौजूदा गवर्नमेंट का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसको ठीक करे। खुदारा ये फॉरेन कंसल्टेंट्स के ऊपर रिलाई करना बंद करे और कमेटियां कम से कम बनाएं ताकि काम आगे चले। आप काम को फैला रहे हो, समेट नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इजराइल और फलस्तीन के हवाले से। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इसराइल की जो इस वक्त जंग जारी है निहत्ते फ़लस्तीनियों पे। ऑब्वियसली जो इजरायली तैयारे हैं उन्होंने पिछले दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो महफूज करार दिया हुआ था रफ़ा का इलाका, उस पर भी शदीद बमबारी की है। उसके नतीजे में 35 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। ये जो कैंप था इसमें फ़लस्तीनियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो मौजूद थी। यूनाइटेड नेशंस की जो नुमाइंदा खसूसी हैं उन्होंने इस हमले को खौफनाक करार दिया है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ आयद की जाए। जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ट्विटर के ऊपर ये जो पैगाम इनका आया था, उन्होंने कहा ये जुल्म है, बैनुल-अक़वामी कानून और निज़ाम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, साबिक सफ़ीर हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव भी रही हैं यूनाइटेड नेशंस में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर मलिया, बहुत मुश्किल होता है, समझ ही नहीं आता सवाल क्या पूछें, बिकॉज 7 महीने हो गए हैं, हर रोज़ कोई ऐसी खबर आती है कि वन इज़ लेफ्ट स्पीचलेस। आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट क्वेश्चन टू आस्क यू एक्सेप्ट टू से कि ये इज देयर एनी एंड टू दिस मैडनेस? मेरा ख्याल है ये सवाल बहुत अहम है कि ये जंग कभी ख़त्म भी होगी कि नहीं, और इसका जवाब तो मेरा ख्याल है वाशिंगटन में है। इसलिए कि एक ही मुल्क है जिसकी इज़राइल सुनता है, और उस मुल्क ने जो पोजीशन इख्तियार की है पिछले 7-8 महीने से वो आपके सामने है। उन्होंने जो करारदादें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आई जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर रेजोल्यूशंस के लिए, उन्होंने वीटो की, और फिर आखिरकार जब एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट भी हुई रमज़ान के दौरान, रमज़ान के ही लिए, तो उस पर भी अमल नहीं किया इज़राइल ने, उसकी धज्जियाँ उड़ाई। जैसे इज़राइल इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो इज़राइल तो अपने आप को पाबंद ही नहीं समझता इंटरनेशनल लॉ, वो पाबंद नहीं समझता कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो बाइंडिंग होती हैं मुल्कों पे, उस पे भी नहीं अमल करता। और इसकी वजह एक ही है, मेरा ख्याल है इज़राइल की जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ इसी बात से आती है, इस कैलकुलेशन से आती है कि अमेरिका हमारा हिमायती है, और अमेरिका जब तक हमें कुछ नहीं कहेगा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें आज पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स ये है कि इज़राइल दुनिया में तन्हा है, उसके साथ साथ अमेरिका भी तन्हा है इस इशू पे। ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो हैं उन्होंने कंडेम किया है जो राफा में टेंट कैंप पे जिस तरह से इज़राइल ने अटैक किया, जो वाकई एक इतनी बड़ी एट्रॉसिटी और वॉर क्राइम थी। दुनिया भर से उसकी कॉन्डेमनेशन आई, लेकिन उसके बावजूद इज़राइल इज़ कंटिन्यूइंग विद द ग्राउंड ऑफेंसिव। और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये है कि जी वो राफा के शहर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। तो इससे तो फिर यही लगता है ना कि जब तक अमेरिका उस किस्म का दबाव नहीं डालेगा इज़राइल पे जिससे कि इज़राइल पाबंद हो, तो इज़राइल विल कंटिन्यू द वॉर। बट डॉक्टर मलिया, अब वही वाली बात के 7 महीने में जो हमने देखा तो उससे तो नहीं लग रहा कि वॉशिंगटन डीसी को इतना दबाव डालेगा इज़राइल पे कि इज़राइल जो है वो अपनी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली लाए, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर ख़ुद इस वक्त हालात बने हैं, जिस किस्म के मुजाहरे हुए हैं, तो उनकी वजह से भी, या जो बाइडन साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनका अपना इलेक्टोरली भी गालिबन नुकसान हो रहा है कुछ स्विंग स्टेट्स में, जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ है इज़राइल की तरफ से। बट कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा वाइट हाउस पे या उसकी जो अप्रोच है उस पर? आरफा आप ठीक कह रही हैं कि इस वक्त इसके बावजूद कि वहाँ कैंपसेस में तालिब इल्म स्टूडेंट्स जो हैं वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं एंटी इज़राइल डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशंस में, मुजाहरों में, और इसके भी बावजूद कि बाइडन की अपनी सियासी पार्टी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके अंदर भी बहुत सारा कंसर्न और ख़दशात हैं इज़राइल के इस जंग के बारे में। बल्कि ओपिनियन पोल्स तो ये दिखाती हैं कि जो यंगर डेमोक्रेट्स हैं वो तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं इज़राइल के, एंड वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जंग बंदी हो। लेकिन उसके बावजूद ये है इंतखाबात का साल, और लगता यही है कि सदर बाइडन इस पॉलिसी से, जो कि ब्लाइंड सपोर्ट है इज़राइल के लिए,
اس سے پیچھے ہٹنے کا مجھے تو کوئی خاص انڈیکیشن نہیں نظر آ رہا. بہت پھر ذکر یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ ممالک کوشش کریں کہ ایک دفعہ پھر نیگوسیشنز شروع ہو جائیں. ان کوششوں میں بھی تو امریکہ کا بڑا کی رول ہے نا, بیکاز وہ بھی تو انوالوڈ ہے نا ایک طرح سے ان مذاکرات میں. ویسے تو مذاکرات حماس اور اسرائیل کے درمیان ہو رہے ہیں, جس میں کہ قطر, ایجپٹ اور امریکہ بھی انکریج اور سپورٹ کر رہا ہے. لیکن اگین ساری بات وہیں آ جاتی ہے کہ امریکہ کی پالیسی لگتا یہ ہے کہ وہ تو اپنی پالیسی پہ قائم ہے, اور ابھی اسلحہ بھیجے جا رہے ہیں. اس کے باوجود کہ اسرائیل از کیرنگ آؤٹ سچ اٹراسٹیز اینڈ وار کرائمز, جو کہ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وار کرائمز ہی ہیں, جینوسائیڈ ہے, مگر اسلحہ جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے. ایک بہت بڑا پیکج بھی اپروو ہوا کانگریس میں حال ہی میں. تو ساری چیز وہیں آ کے رک جاتی ہے واشنگٹن میں. سو دا روڈ ٹو پیس ان دا مڈل ایسٹ ریئلی لائز تھرو واشنگٹن. اینڈ آپ کے خیال میں یورپین یونین یا جو گلف کے ممالک ہیں وہ یہاں کوئی خاص افیکٹو رول پلے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ای یو کی بھی شفٹ دیکھیں نا, جو ان کی آئی ہے شفٹ پوزیشن میں, کہاں سے وہ شروع ہوئے تھے, اور اب تو میرا خیال ہے سوائے برطانیہ کے کوئی بھی یورپین ملک نہیں ہے, سوائے شاید کوئی جہاں فار رائٹ گورنمنٹس ہیں ہنگری جیسے ممالک میں. مگر ان کے علاوہ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر بالکل ٹائڈ آف اوپینین تو سب اسرائیل کے خلاف ہے. بلکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 3 یورپین ممالک نے تو ریکگنائز بھی کر لیا ہے فلسطینی ریاست کو. تو ٹائڈ آف اوپینین تو چینج ہو رہی ہے, مگر دیٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی انف. اس سے اتنا اثر نہیں پڑ رہا جتنا کہ امریکہ سے پڑ سکتا ہے اگر امریکہ چاہے. لیکن اب تک امریکہ نے کچھ نہیں کیا جس سے کہ جنگ بند ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہم وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پیمرا کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے 21 مئی کو جو پیمرا کی طرف سے یہ انسٹرکشن سامنے آئی تھیں کہ جو کورٹ کیسز ہیں, عدالتی کارروائی ہے, مقدمے ہیں, ان سے متعلق ٹکرز یا جو خبریں ہیں وہ چلانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. اعلامیے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس طرح کی جتنی بھی عدالتی سماعت ہوتی ہیں, ان میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں, ان کے اوپر اس طرح کی ٹکرز اور خبریں جو ہے وہ نہ چلائی جائیں. صرف یہ کہا گیا تھا کہ ایسے مقدمات جن کی سماعت جو ہے وہ براہ راست نشر کی جاتی ہے تو تبھی ٹی وی چینلز اس پر رپورٹ کر سکتے ہیں. اس پابندی کے خلاف لاہور, اسلام آباد, سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشنز دائر ہوئیں. سندھ ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو سنا. اس کے بعد انہوں نے اس کی جو یہ آرڈر تھا, اس کی جو کچھ شکیں تھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے روک دیا اس پہ عمل کرتے ہوئے پیمرا کو, اور رپورٹرز کو یہ اجازت دی کہ وہ عدالتی رپورٹنگ جو ہے وہ جاری رکھیں. اور اب یہ معاملہ 6 جون کو سندھ ہائی کورٹ میں ہی سنا جائے گا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے بعد موجود ہیں عبدالمعیز جعفری صاحب, ماہر قانون ہیں, پٹیشن میں یہ وکیل بھی تھے. ان سے ہم بات کریں گے اس سارے کی جو لیگل ایسپیکٹ ہے اس پہ. ویلکم ٹو دا شو جعفری صاحب. جعفری صاحب, کیا پٹیشن تھی جو آپ کورٹ لے کے گئے تھے, جس پہ پلیز ٹیل اس کہ واٹ واز دا, آپ کی کیا آگے پوائنٹ آف ویو تھا اور آگے سے عدالت نے اس کو کس طرح دیکھا؟ بہت شکریہ عارفہ, آپ نے موقع دیا. اصل میں یہ پٹیشن جو ہے یہ ان 5 جرنلسٹ صاحبان نے خود ہی مل کر, طارق صاحب ایک ایڈوکیٹ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر بنا لی تھی. تو اتفاقاً میں کورٹ میں ان سے ملا اسی دن, تو میں نے اس کے اوپر میں نے بھی سائن آن کر لیا ایز اے لائر. تو میں اس کا اس طرح کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. اس کے اندر طارق صاحب کی ساری ڈرافٹنگ تھی اور ساری کوشش تھی, اور اس کا متن یہ تھا کہ پیمرا کو اول تو یہ ڈائریکٹیوز دینے کا اور اپنے چیئرمین کے تھرو اس کو ایکٹ کرنے کا جواز ہی کوئی نہیں ہے, مجاز نہیں ہے, اس کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. قانون اس کو اجازت دیتا ہے ایک بورڈ بن کر ایکٹ کرنا, یا پھر کاؤنسل آف کمپلینٹس کے تھرو ایک معاملہ اگر نکلے تو اس کے اوپر ایکٹ کرنا. یہ ڈائریکٹیوز کا رجحان جو ہے وہ ہے ہی انلیگل, اور شروع ہوا ہے ثاقب نثار صاحب کے ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد سے.
جو کہتا کچھ ہے اور اس کا استعمال کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ارشد شریف صاحب کی کوریج ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب کے FIA کی کیس کی تحقیقات کے حوالے سے، جس کے اوپر ثاقب نثار صاحب نے سختی سے نوٹس لیا تھا، اور اس کے بعد کچھ کافی تفصیل سے انہوں نے میڈیا کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کہ رولز رکھے تھے۔ اس کے بعد سے پیمرا نے اس تفصیلی پیراگراف کو ریپروڈیوس کرتے ہوئے اپنی منمانی کرنے کی تواتر سے کوشش کی ہے، اور جس طرح کی ہماری انوائرمنٹ ہے ہم نے ان کو فارن اوے کرنے دی ہے۔ اب اس کی ہی ایک کوشش 21 مئی کو انہوں نے کی کہ جب انہوں نے اس پیراگراف کو کوٹ کرتے ہوئے ایک 5 پیج کے ڈائریکٹیو کے اندر اینڈ میں یہ لکھ دیا کہ لہٰذا آپ ایک کام کیجئے کہ کورٹ کی کوریج نہ کیجئے جب تک کہ فائنل آرڈر نہ آ جائے۔ اچھا، جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو ہم نے کچھ زیادہ ہی کر دیا، تو اسی دن ایک کورریجنڈم ایشو کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ریٹن آرڈرز تک کوریج نہیں کریں گے، ریٹن آرڈرز کی صرف کوریج ہوگی، اور اگر کوئی چیز لائیو سٹریم ہو رہی ہے تو اس کی آپ کوریج کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کورٹ روم نمبر 1 آف دا سپریم کورٹ یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز یوسف صاحب کے کورٹ کے اندر ایک کارو آؤٹ دے دی۔ اب یہ ظاہر انریزنیبل کلاسیفیکیشن تھی، یہ ایک انریزنیبل ریسٹرکشن تھی اپان دا رائٹ ٹو ایکسپریس، دا رائٹ ٹو انفارمیشن، دا رائٹ آف دوز جرنلسٹ ٹو کور دا کورٹ، اور اس سے زیادہ جس طرح میں نے کہا کہ پیمرا اپنی جورسڈکشن کو ایکسیڈ کر رہا تھا یہ حکم دیتے ہوئے۔ تو یہ تمام چیزیں جب آرگیو ہوئیں تو سندھ ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کے وہ حصے جو کہ سپریم کورٹ کے احکامات واپس سے اسٹیٹ کرتا تھا اس کو تو ظاہر سسپینڈ نہیں کیا، لیکن جو حصے ان کی فردر تشریح تھی اس کو سسپینڈ کر دیا فار دا پٹیشنرز، اور وہ ان کے اوپر اب لاحق نہیں ہوں گے۔ صحیح سر، تو اب اگلی سماعت میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی صحافیوں کو اور ریلیف مل سکتا ہے اس سارے معاملے میں؟ عموماً پہلی ڈیٹ پہ ایڈ انٹرم جو پٹیشنر مانگ رہے ہوتے ہیں وہ پٹیشنر کی حد تک ہی رکھا جاتا ہے۔ ہماری تو یہ کوشش ہوگی کہ اگلی سماعت حالانکہ سمر بریک کے اندر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ چیف صاحب اگر موجود نہ ہو روسٹر میں، جس کا ہمیں اب کل پتہ چلے گا، اگر نہ ہوں گے موجود تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو خود ہی سنیں، کوئی اور بینچ شاید سنیں۔ لیکن جو بھی ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایز دا نوٹیفیکیشن اٹ سیلف کے جو وہ حصے ہیں ان کو سب لوگوں کے لیے as far as Sindh is concerned ان کے اوپر انفیکٹو کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کیونکہ یہ پٹیشن اور ہائی کورٹس میں بھی سملر پٹیشنز ور سبمٹڈ ٹو ادر ہائی کورٹس، تو کیا اب یہ کیس باقی ہائی کورٹس ان پٹیشنز کو اہمیت دیں گی، یا آپ لوگ کیونکہ سن رہے ہیں آئی مین ان دا سینس کہ سندھ ہائی کورٹ سن رہا ہے تو یہ معاملہ وہیں ہی سنا جائے گا، اور جیسے آپ نے کہا کہ ریلیف جو ہے وہ سب کو مل سکتا ہے اس میں؟ نہیں، یہ بہت عام بات ہے کہ ایک نیشنل لیول کے معاملہ جو ہے وہ کنکرنٹلی 3 کورٹس یا 2 کورٹس میں چل رہا ہو۔ ٹیکس کے حوالے سے یہ چیزیں عام طور پہ ہوتی ہیں، اور کورٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی آراء سے مدد لینے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے اپنی پروسیڈنگز کم یا معطل یا اس کے اندر کوئی فرق نہیں لاتے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔